हेलो बच्चों, जेई 2026 का एग्जाम डेट अनाउंस एनटी ने कर चुके हैं। तो आज का जो मैं एक छोटा सा सेशन लेने जा रहा हूँ, उस सेशन में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको आने वाले 2-3 महीने किस तरह से प्रिपरेशन करना है और एग्ज़ाम डेट क्या होगा। हाल ही में आपकी मेंटल परिस्थिति क्या है। जैसे मैंने हमेशा देखा है कि इनिशियली बच्चे बहुत मोटिवेटेड होते हैं, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है डिमोटिवेशन स्टार्ट हो जाता है। पता ही नहीं ऐसे क्यों होता है, बट अभी ये जो टाइम होगा वो आपका मोटिवेट रहने का टाइम सबसे ज़्यादा है। नेगेटिव लोग आपके लाइफ में है तो उनसे दूर रहिएगा, और ये दिमाग में नहीं रखिएगा कि आपको नहीं आता है, आपने बहुत कुछ कर लिया बेटा। तो प्रिपरेशन आपने काफ़ी कर ली होती है, बट आपको खुद को ही भरोसा नहीं होता है कि आपने किया है कि नहीं किया है। तो वो एक सेशन थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ दूंगा, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि फियर इज़ नॉट गुड फॉर ब्रेन। तो जो डर होता है वो ब्रेन के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता है। तो बेडर होके आपको मेहनत करनी है और 2-3 महीना कॉन्स्टेंटली मेहनत करना है। जैसे भगवत गीता में कहा है कि कर्मण्येवाधिकार रस्ते मा फलेषु कदाचनम, कर्म करते रहिएगा और फल की आशाएं मत रखिएगा। और जिस अल्लाह गॉड या भगवान या यीशु जी को आप मानते हो, एक मेडिटेशन करिएगा और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ स्टार्ट करिएगा। तो आज एक छोटा सा एनालिसिस मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको किस तरह से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है और कौन से पार्ट्स को आपको कवर करना है। ये सारी चीज़ें आज मैं आपको डिस्कस करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इनिशियली स्टार्ट करते हैं, जेई 2026 का डेट क्या है उससे ही स्टार्ट कर देते हैं। मेन पॉइंट तो वो रहेगा। अगर आप देखो तो सबसे पहले आपको ये पता है कि 12 का जो बोर्ड है, इस 12 बोर्ड का एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुका है। ये मैंने इसका जो एक टाइम टेबल जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने टेंटेटिव भेजा था 10 फरवरी से लेके तो 18 मार्च तक का, ये ऑलरेडी मैंने टाइम टेबल दिया था। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होगा, मैं जेई की जब बात करने जाता हूँ तो वहाँ पे बोर्ड का भी एग्ज़ाम्स आ रहा है, प्रैक्टिकल का भी एग्ज़ाम्स आ रहा है, जेई मेंस का भी एग्ज़ाम्स आ रहा है। तो सारी चीज़ें एक साथ आ रही है, तो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे बोला कि सर वो एक स्ट्रेस वाला चीज़ है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि स्ट्रेस वाली चीज़ है, बट दिस इज़ अ गुड टाइम टू मैनेज योरसेल्फ। आपके स्ट्रेस को मैनेज करने का बहुत सही टाइम है। भले ही चारों एग्ज़ाम से, पर सिलेबस तो वही है, राइट। अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन वहाँ पे था तो यहाँ पे वही है, ऑसिलेशन तो वहाँ पे जो बोर्ड में वही तो जेई में। तो एज सच कुछ बड़ा तीर मारना नहीं है, बहुत सारे बच्चे उसको बैलेंस कर लेते हैं। तो आपसे क्यों नहीं बन रहा है? तो मेरे को तो लगता है कि आपसे होना ही चाहिए। तो चलो, ये जो डेट याद रखिएगा, 10 फेब से 18 मार्च का डेट। अब मैं डायरेक्टली एनटीए का नोटिफिकेशन आपको दिखाना चाहता हूँ, जो कल 19 अक्टूबर 2025 को लॉन्च किया इन लोगों ने। इन्होंने क्या क्या बोला देखेंगे। इसका जो फर्स्ट जो डेट है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो दिया, वो दिया 21 जान से लेके तो 30 जान तक का, ठीक है ना। ये फर्स्ट, देखो यहाँ पे दोनों सेशन का डेट मैं आपको बताने वाला हूँ। सेशन 1 जो जान में होने वाला है, फर्स्ट सेशन जो जान में होगा वो वाला, और सेकंड सेशन जो है वो, सेकंड सेशन जो होगा, देखो दिस इज फॉर द सेशन 1। ये आप देखिएगा, सेशन 1 जो जान में होने वाला है, जान का अटेम्प्ट होगा बेटा ये। और सेशन 2 जो होगा वो तुम्हारा होगा अप्रैल वाला, दिस इज अप्रैल। तो फर्स्ट जान में पहली बात तो यहाँ पे फॉर्म फिलिंग का भी डेट दे चुके हो लोग। अक्टूबर 2025 के बाद आपका फॉर्म फिलिंग होने वाला है। और यहाँ पे जो फॉर्म फिलिंग होगा वो होगा जान के लास्ट वीक में। तो ये 2-3 डेट याद रखिएगा, कोई बात नहीं, मेरे ध्यान यहाँ पे है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मेरी पूरी काउंसलिंग की टीम आपको हेल्प करेगी, सारी चीज़ आपको बताएगी। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्पेशली फॉर रेहान बच्चा, जिनका भी इन केस ऑफ नेम ऑफ मिसमैच, देखो ये थोड़ा देख लेते हैं, किसका भी मिसमैच हुआ है आधार कार्ड और 10th का एजुकेशन का मार्कशीट ऑफ द एनी कैंडिडेट, एंड ऑप्शन विल बी द गिवन टू ओवरकम दिस इशू ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। दे मे ऑल्सो रेफर टू द एंटी पब्लिक नोटिस डेटेड 6 नवंबर 2024 विच इज़ अवेलेबल एट जेई के वेबसाइट पे है। एडवाइजरी इन्होंने ऑलरेडी लॉन्च किया है, ये एडवाइजरी मैं आप लोगों को बता दूंगा जिनका भी नाम का मिसमैच होगा। तो अभी मैं थोड़ा नाम पे और बात नहीं करना चाहता, सीधा पॉइंट पे बात करते हैं, सेशन 1 के ऊपर है। अब जो सेशन 1 है, देखो सेशन 1 अगर आप जाओ तो सेशन 1 कब आने वाला बेटा आप लोगों का? सेशन 1 जो होगा वो होगा 21 जान टू 30 जान 2026 को, और सेकंड सेशन जो है 1 अप्रैल टू 10 अप्रैल। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आप कौन सा अटेम्प्ट देना चाहते हो। देखो देयर आर 2 अटेम्प्ट इन जेई केस में, 2 अटेम्प्ट होते हैं। पहला अटेम्प्ट आएगा वो आएगा आपका जान महीने में, और सेकंड अटेम्प्ट जो आएगा वो आएगा आपका अप्रैल महीने में।
तो जान वाला जो अटेम्प्ट है आपका वो 21 जान से 30 जान के बीच में है, और जो सेकंड अटेम्प्ट है वो 1 अप्रैल से लेके तो 10 अप्रैल के बीच में। अब दिक्कत क्या है देखो बताता हूँ, ये जो मैंने कुछ टाइमलाइन डिजाइन किया है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो कि अभी आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 20 अक्टूबर है, 20 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर 16 डेज होते हैं बेटा यहाँ पे। कितना डेज होता है बेटा यहाँ पे? 16 डेज होता है। 1 नवंबर से 30 नवंबर ये 30 डेज यहाँ पे होते हैं, और 1 दिसंबर ये 31 दिसंबर मतलब 31 दिसंबर ये तो है। अप्रोक्सीमेटली 15 दिन और पकड़ ले तो 15 दिन यहाँ पे हमने पकड़ लिया, तो मोटा मोटा आपके हाथ में 92 डेज का टाइम है। मतलब आपके हाथ में इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है और कम टाइम भी नहीं है, तो टाइम इज ए बैलेंस्ड और ईयर। और मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जान के अटेम्प्ट ट्राई करिएगा। बहुत सारे बच्चे जान का अटेम्प्ट ट्राई नहीं करते, वो अप्रैल का अटेम्प्ट ट्राई करते हैं, पर जान का अटेम्प्ट ईजी होता है एज कम्पेयर टू अप्रैल अटेम्प्ट। तो आप कोशिश करिएगा कि आपका जान का अटेम्प्ट जो भी होगा, आप जान जान के अटेम्प्ट के लिए पूरी एनर्जी लगा दीजिए। तो क्या पूरा सिलेबस खत्म हो सकता है, बट ऑब्वियसली वो तो खत्म हो ही जाएगा, बट उसमें ऐसे कुछ होगा कि कुछ चैप्टर्स आपको नहीं आ रहे, या कुछ चैप्टर में आपको दिक्कतें हो रही है, या कुछ चैप्टर आपसे नहीं बन पा रहे, तो उसको आप अप्रैल के अटेम्प्ट के लिए रख सकते हो। पर कोशिश यही करो कि आप जान का अटेम्प्ट यहाँ पे खत्म कर दो। बात अगर आप जान के अटेम्प्ट के लिए बात करो तो मैंने बोला कि 92 डेज है। अगर अप्रैल के अटेम्प्ट के लिए बात करो तो आपको मोटा मोटा और 30 दिन मिलेगा, और 1 महीना एक्स्ट्रा मिलेगा। आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, यहाँ तो जनवरी है, बाद में फरवरी है, बाद में मार्च है, और बाद में अप्रैल है, अराउंड 2 महीने का गैप है। पर मैंने यहाँ पे 30 डेज को पकड़ा है। मैंने 30 डेज क्यों पकड़ा है, इसका कारण है क्योंकि 1 महीना जो है तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम्स रहेगा, प्रैक्टिकल्स एग्जाम रहेगा, तो इसमें आपका टाइम तो जाने वाला है। मतलब मोटा मोटा सिर्फ 30 दिन आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो आप कोशिश करो कि पहला अटेम्प्ट में आपका क्रैक कर जाए। देखो सेकंड अटेम्प्ट तो यार एड ऑन होगा, मोस्ट ऑफ द बच्चे सेकंड अटेम्प्ट में जाते हैं, पर हमेशा से अनुभव रहा है कि सेकंड अटेम्प्ट का जो कट ऑफ है वो थोड़ा ज़्यादा जाता है। सेकंड अटेम्प्ट में बच्चे ज़्यादा बैठते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट के बच्चे थोड़े कम होते हैं, और फर्स्ट अटेम्प्ट का पेपर ईजी होता है, और फर्स्ट अटेम्प्ट ही अपॉर्चुनिटी जो होता है आपके लिए बहुत बहुत मतलब बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है फर्स्ट अटेम्प्ट वाला। तो ये वाला पार्ट है। अभी हाउ टू प्रिपेयर, अब प्रिपेयर कैसे करोगे बेटा आप लोग? आपके पास एक 92 डेज का स्लैब है, और सेकंड आपके पास 122 डेज का स्लैब है। मतलब टाइम टेबल आपके पास बनना चाहिए। अभी टाइम टेबल बनना मतलब क्या करना, देखो बेटा, सबसे पहली बात है कि आपको लग रहा होगा आपने नहीं पढ़ा, आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है, आपने बेसिक्स क्लियर कर लिए, चैप्टर पूरा सॉल्व किया, एक्सरसाइज सॉल्व कर लिए। तो मोटा मोटा अगर मैं मैथ्स की बात करूँ, पूरा एक्सरसाइज आपने सॉल्व कर लिया है, सब कुछ तुमको आ रहा है, तो सिर्फ आपको कुछ क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करना है। एमसीक्यू भी जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो ये 3 महीने में, उतना आपके लिए बेहतर होगा। उसके लिए कुछ एक बेहतर प्लान्स भी मैंने बनाया है, और उसके ऊपर हम पूरी मेहनत कर रहे हैं। और जैसे वी आर वेटिंग फॉर द दिवाली है, जैसे दिवाली खत्म हो जाता है हम उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहला तो आप पूरा चैप्टर का बेसिक्स कवर कर लो। चैप्टर का बेसिक्स करने के बाद मैं आपको डीपीपीस प्रोवाइड कर दूंगा, वो कर लीजिएगा। हैंडआउट जो आपको दिए गए उसका एक रिवीजन कर लीजिएगा। उसके बाद जो आपको मॉड्यूल अगर नहीं भी मिले तो वो भी मैं आपको अवेलेबल करके देने वाला हूँ मॉड्यूल्स का। स्पेशली जो जेआरई वाले जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, जेआरई जेआरई वाले जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद उस चैप्टर का आप एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एमसीक्यू सॉल्व कर लो। उस एनसीईआरटी का एमसीक्यू एनसीईआरटी पेज वाइज एमसीक्यू आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो मैंने देखो मैंने क्या बोला, पहले आप डीपीपी सॉल्व कर लो, उसके बाद मॉड्यूल सॉल्व कर लो, उसके बाद आप एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एमसीक्यू सॉल्व कर लो, एनसीईआरटी का पेज वाइज एमसीक्यू सॉल्व कर लो। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिजिटली अवेलेबल करके दिया है, पर फिजिकली भी चाहिए तो हम फिजिकली भी उसको अवेलेबल करके दे देंगे। बट अब मैं एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें एक चीज़ जो मैंने आपको नहीं बताया, दैट इज़ ए जेआरई हैंडआउट्स। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और यहाँ पे एक चीज़ हम लिखना भूल गए, दैट इज आईपीएल। ठीक है ना, ये आईपीएल लास्ट डेज में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, लास्ट डेज में बहुत सारे चैप्टर्स के ऊपर रिविजन करते हैं। ये वाला पार्ट आईपीएल का लास्ट में होता है। तो जेआरई का जो हैंडआउट है ये हमारे फैकल्टीज आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये जितने भी अपने फैकल्टीज मेंबर्स हैं, स्पेशली जो जेई सेशन लेते हैं, जैसे पवन सर ने ऑलरेडी स्टार्टेड है, सप्रे मैम ले रही है, मैं भी लेने वाला हूँ। तो ये जो जेआर वो हैंडआउट क्या रहेंगे, स्पेसिफिक एक चैप्टर के ऊपर 40-50 क्वेश्चन रहेंगे। आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे, आपको उसको प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है, और सबसे ज़रूरी बात है कि आपको उसको सॉल्व करके हमको अपडेट देना है कि सर हमारा इतना हो चुका है। उसके बाद ही हम आगे बढ़ें, क्योंकि आपका स्पीड और हमारा स्पीड मैच होना चाहिए, तब जाके आपके सर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अभी देखो अगर आपका स्कोर नहीं आ रहा है, इसका एकमात्र कारण ये हो सकता है कि आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या फिर वो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे। तो क्वेश्चंस आने के लिए आपको कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है, और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होना चाहिए, वो सारे क्वेश्चन के ऊपर आप प्रैक्टिस भी होना चाहिए। जैसे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रहा है वही आपको आ रहा है क्या, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं आप यूनिट मेजरमेंट की बात करूँ, तो अभी फिलहाल में 11th और 12th दोनों का प्रैक्टिस चल रहा है, दोनों का रिविजन करना बहुत जरूरी है। ना मैं सिर्फ 11 पे ध्यान दे सकता हूँ, ना मैं सिर्फ 12 पे ध्यान दे सकता हूँ।
तो हमको दोनों का बैलेंस बना के चलना बहुत ज़रूरी होगा। तो इसीलिए जैसे एग्जांपल अगर मैं यूनिवर्सल मेजरमेंट की बात करूँ, तो वहाँ पे क्वेश्चन आता है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर देखा जाए तो वैसा कुछ पार्ट आपके एनसीईआरटी में भी नहीं दिखा है मेरे को, ना महाराष्ट्र बुक में दिखा है, बट उसके ऊपर क्वेश्चन जेई पूछता है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, नॉट ओनली इन फिजिक्स बट ऑल्सो इन केमिस्ट्री एज वेल एज मैथमेटिक्स। उससे क्या होगा कि आप स्ट्रांग बनते जाओगे बेटा, और आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा होते जाएगा। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि जेआरई के जो भी लेक्चर्स हो रहे हैं, जो भी सेशन जेआरई के हो रहे हैं, आपको सब अटेंड करने हैं। कोई भी मिस मत कर देना। आप घर पे बोलोगे मैं कर लूंगा, आपसे घर पे नहीं होगा बेटा। अगर ये सब चीज़ें घर पे आपसे हो जाती तो फिर हमारी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती ही नहीं। ये बात याद रखिएगा। तो जेआरई के जितने भी सेशंस मैं लेने वाला हूँ या हमारी टीम लेने वाली है, उसके ऊपर आप प्रेजेंट बनाई रखिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। लास्ट के 3 महीने आपके हाथ में है। इस 3 महीने में आपको इन या आउट करना है। चलो तू नहीं कर रहा है, आप नहीं कर रहा हूँ, तो आपका फ्रेंड कर रहा है। मैंने हमेशा से देखा है कि जो टेस्ट के स्कोर आ रहे, कभी बच्चे फर्स्ट रैंक पे होते हैं, कभी सेकंड पे होते हैं, कभी फोर्थ पे, कभी फिफ्थ, कभी सिक्स पे। तो डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क, डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ मेहनत जो कर रहा है, वो कॉन्स्टेंटली स्टेबल है। सेकंड थर्ड रैंक पे वो लोग आ ही रहे हैं। और कुछ बच्चे ऊपर आते, कभी नीचे आते, ऊपर आते नीचे आते। इसका मतलब यही है कि वो अभी तक कॉन्स्टेंटली प्रिपरेशन नहीं कर रहे, हार्डवर्क नहीं कर रहे। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको डीपीपी सॉल्व करने पड़ेंगे। हैंडआउट प्रैक्टिस करिएगा, आप मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर लो। उसके बाद आप एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एमसीक्यूज कर लो, एनसीईआरटी का पेज वाइज एमसीक्यूज कर लो। ये सारे करने के बाद आई विल डिस्कस जेआरई हैंडआउट विथ यू, आई विल डिस्कस आईपीएल हैंडआउट विथ यू। आईपीएल मैं और मेरी टीम आपसे जेआरई के और आईपीएल के हैंडआउट डिस्कस करेंगे। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जेआरई के और आईपीएल के सारे लेक्चर अटेंड करिएगा। वो सारे लेक्चर इतने इंपॉर्टेंट रहेंगे कि आपके एग्जाम क्रैक करने में बहुत हेल्प करेंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उसी पैटर्न के आपको मिलेंगे, वो चीज़ तो मैं आपको सेशन में बता दूंगा। तो ये एक छोटा सा सेशन था रिगार्डिंग जेई, जो अनाउंसमेंट हो चुका है। जेई का डेट आ चुका है, आप लिख लीजिएगा बेटा। बट बस इसी एनर्जी के साथ आप जेई 2026 का पेपर दीजिएगा। बट एक फिर से इम्पोर्टेंट चीज़ कि बस हार्डवर्क, मेहनत और कंसिस्टेंसी बनाए रखो। कंसिस्टेंसी ही आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में हेल्प कर सकती है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर 2026 एग्ज़ाम।